हेलो दोस्तों, मैं एमडी सैमुल्लाह राइन एकेडमी से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर के पहले पार्ट में बहुत सारे थ्योरी के भागों को देखा। अब हम लोग इस थ्योरी के दूसरे पार्ट को देखेंगे। चलिए हम लोग पूरी तरह से इस पे स्पष्टीकरण देख लेते हैं ताकि सम बनाते समय किसी तरह की समस्या ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में आज पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी अनुबंध यहाँ पे बात की जाए, या फिर साझेदारी अनुबंध कहिए या फिर ठहराव कहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एग्रीमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। एग्रीमेंट, या फिर इस पर इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस यानी कि साझेदारी व्यवसाय में हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके साझेदारी व्यवसाय करते हैं। यानी कि सारे व्यक्तियों के बीच में एक प्रस्ताव का होना और उस प्रस्ताव पे सहमति का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपस में प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उस पर सहमति नहीं जताई जाएगी तो साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जा सकता है। ऐसे में एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट की बात की जाए तो जो भी व्यक्ति इसमें व्यवसाय करेंगे सबसे पहले आपस में प्रस्ताव देंगे, फिर उस पर स्वीकृति जताई जाएगी। अब ये जो डीड है या एग्रीमेंट है ये दो तरह की हो सकती है, रिटेन एंड वर्बल। तो ये दो फॉर्म की हो सकती है। दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। कौन कौन सी? तो रिटेन और वर्बल। यहाँ पे मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो साझेदारी व्यवसाय में रिटेन एग्रीमेंट या रिटेन डीड की जो होती है मान्यता होती है। वर्बल की हम लोग देखें, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मौखिक अनुबंध या मौखिक ठहराव नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम लोग देखें तो कानूनी रूप से अगर किसी भी तरह से कहीं पे प्रस्तुत करना हो हमें, तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली में उसे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साझेदारों के बीच में अगर वर्बली एग्रीमेंट होता है तो कुछ समय पश्चात हो सकता है कोई साझेदार अपने बातों से मुकर जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास अगर कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं रहता है तो हम लोग उस समय प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिटेन एग्रीमेंट की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, रिटेन एग्रीमेंट जो है ज़्यादा मान्य होती है। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एग्रीमेंट या डीड कितने तरह की होती है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिटन और वर्बल दोनों तरीके से हो सकती है। दोनों तरह की हो सकती है एग्रीमेंट और डीड। दोस्तों, साझेदारी व्यवसाय में डीड की क्या आवश्यकता होती है या डीड की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें शामिल रहती हैं। तो साझेदारी व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि साझेदारों के बीच एक अनुबंध किया जाता है, एक ठहराव किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसमें कुछ मुख्य बातों का उल्लेख रहता है। कौन कौन सी बातों का उल्लेख रहता है तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 बोला कि अ पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फ्लोइंग। तो यहाँ पे नंबर 1 में दिया गया है द नेम ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के नाम। साझेदारी ये जो दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल रहेगा, तो पार्टनरशिप डीड में मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। द नेम ऑफ द पार्टनर्स, जो भी साझेदार साझेदारी व्यवसाय में कार्य को करेंगे या व्यवसाय में जो कार्यरत रहेंगे उनके नाम सबसे पहले शामिल रहेंगे इस डीड में। दूसरा, द नेम ऑफ द फर्म अंडर विच इट इज़ टू वर्क। बोला गया कि द नेम ऑफ द फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्म किसे कहेंगे, तो साझेदारी व्यवसाय में हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली रूप में हम लोग साझेदार कहते हैं
और वही इन साझेदारों का एक समूह जो होता है मुख्य रूप से, ठीक है, एक आर्टिफिशियल नाम दिया जाता है और उसके अंतर्गत जो भी साझेदार काम करते हैं फर्म कहलाता है। यानी कि साझेदारी व्यवसाय का नाम क्या है, उसका नाम क्या रखा गया है, उस फर्म का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम भी उसमें शामिल रहेगा। और नंबर 3 में क्या बोला गया है, द नेम ऑफ द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय द फर्म। एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो द नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय द फर्म, वास्तव में व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में किस तरह का व्यवसाय किया जा रहा है, उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, वो सारी बातें भी इसमें शामिल रहेंगी। नंबर 4 जैसे बोला गया है, द कंडक्ट एंड द पावर्स ऑफ द पार्टनर्स। द कंडक्ट एंड द पावर्स ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारी व्यवसाय में जो भी साझेदार कार्यरत रहेंगे उनके पावर्स क्या रहेंगे, उनके कार्य करने की क्षमता क्या होगी, उनके अधिकार किस प्रकार की होंगी। तो यहाँ पे जनरली देखी जाए तो पावर्स कहने से मतलब क्या है, राइट्स यानी कि अधिकार किस प्रकार के होंगे, ठीक है। नंबर 5 में बोला गया है कि व्हेन टर्मिनेशन इज सर्टेन द टर्म ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। बोले कि व्हेन टर्मिनेशन इज सर्टेन, यानी कि साझेदारी व्यवसाय हम लोग देखते हैं कि उसका एक समय भी निश्चित हो सकता है कि साझेदारी व्यवसाय को कितने समय के लिए किया जा रहा है, कितने समय पश्चात उस साझेदारी व्यवसाय को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यदि कोई भी ऐसी साझेदारी व्यवसाय जिसकी कि पहले से तय की गई है कि वो साझेदारी टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी कि समापन कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी, तो उसका टर्मिनेशन होना यानी कि समाप्त होना अगर पहले से ही तय है तो द टर्म ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो साझेदारी व्यवसाय में उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी कि कितने समय तक वो साझेदारी व्यवसाय चलेगा, ठीक है, तो उसका समय काल भी इस पार्टनरशिप डीड में शामिल रहेगा। नेक्स्ट नंबर 6 में द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। साझेदारी व्यवसाय में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पूंजी को बढ़ाने के लिए भी साझेदारी व्यवसाय की जाती है। तो कौन से साझेदार ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन से साझेदार ने कितना पैसा लगाया है, इन सारी बातों का उल्लेख भी साझेदारी, ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें शामिल रहेगी। नंबर 7 में जैसे कि बोला गया है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग ऑफ ईच पार्टनर्स। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग ऑफ ईच पार्टनर, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार जो कार्यरत रहेंगे उनके लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, उस मेथड का भी उल्लेख रहेगा। नेक्स्ट आगे बोला गया है कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू द पार्टनर्स। साझेदारी व्यवसाय का जो ये पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी साझेदार कार्य करता है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी साझेदार हैं उन सारे के सारे साझेदारों का ये अधिकार है कि वो साझेदारी व्यवसाय में भाग ले सकते हैं, उसको चला सकते हैं। लेकिन ये भी साथ ही साथ बोला गया है कि उनमें से एक साझेदार सारे साझेदारों के लिए व्यवसाय का संचालन करा सकता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के लिए व्यवसाय को चला रहा है तो वो सैलरी की डिमांड कर सकता है, कमीशन की डिमांड कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी तरह की आगे चलकर डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए पार्टनरशिप डीड में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया जाता है, उसमें उल्लेख कर दिया जाता है ताकि आगे चल के किसी भी तरह की समस्या ना हो। नंबर 10 में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों को किसी रकम की आवश्यकता पड़ती है, किसी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो साझेदारी व्यवसाय से पैसा को निकालते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे ड्राइंग कहने से मतलब क्या है, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि अपनी कैपिटल को कम करना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी साझेदार अगर वहाँ पे विड्रॉ करता है, मनी विड्रॉ करता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट लगेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा उसका भी उल्लेख उसमें रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, साझेदारी व्यवसाय में हो ही सकता है कि कोई साझेदार फर्म को लोन दे, तो अगर फर्म को लोन देगा तो उसका को लोन देता है तो उसकी भी रेट तय की जानी चाहिए। तो उस लोन पे कितना
रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी वहाँ पे इस पार्टनरशिप डीड में उसका उल्लेख किया जाएगा। अगर हम लोग ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो साझेदारी व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट रहता है तो कोई भी साझेदार अगर साझेदारी व्यवसाय में लोन देगा तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 6%, यानी कि 6% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ऐसे में बात की जाए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, नंबर 11 में दिया गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, साझेदारी व्यवसाय में परिवर्तन होती रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, किसी साझेदार की डेथ हो सकती है। तो ऐसे तरह की परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन होगी ही, जाहिर सी बात है कि साझेदारी व्यवसाय के डीड में परिवर्तन होगी। तो साझेदारी व्यवसाय के डीड में जब परिवर्तन होगी तो साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि साझेदारी व्यवसाय में गुडविल को किस मेथड से वैल्यू की जाएगी या गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो इसका भी उसमें उल्लेख रहेगा। तो साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को देखा। ठीक है, मुख्य रूप से नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय को पंजीकृत कराना पड़ता है, पंजीकरण उसका कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय किस प्रकार की प्रोसीजर होगी, पद्धति क्या होगी, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो सबसे पहले उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास, जो कि वहाँ पे रजिस्ट्रार मौजूद होता है, उस रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, वहाँ से फॉर्म लाना पड़ता है, फॉर्म ला के उसको फिलअप किया जाता है। तो फिलअप करने के पश्चात सारी इन्फॉर्मेशंस को उसमें सबमिट किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है, फिर रजिस्ट्रार के पास जाके उस फॉर्म को जमा किया जाता है और फॉर्म को जमा करने के पश्चात रजिस्ट्रार उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक रजिस्टर में उतार लेता है और उतार लेने के बाद जब उसको इस तरह की पूरी तरह से संतुष्टिकरण हो जाती है कि ये जो फर्म है वास्तविक रूप में सही है, तो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे कि पूरी तरह से प्रमाणन हो जाता है कि साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण हो चुका। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है, किन किन बातों का मुख्य रूप से उल्लेख रहता है, उस फॉर्म में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे द स्टेटमेंट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन कराते समय साझेदारी व्यवसाय में इन सारी बातों का उल्लेख हम लोग करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि द फर्म्स नेम, साझेदारी व्यवसाय में हम लोग जान चुके हैं कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनको इंडिविजुअली रूप में साझेदार कहते हैं और उनको सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। ठीक है, तो द फर्म्स नेम, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय का नाम क्या रखा गया है उसका उल्लेख रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराते समय उस फॉर्म में उल्लेख करेंगे। नंबर 2 में क्या बोला गया, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय मुख्य रूप से कहाँ पे की जा रही है, वो किस स्थान पे उस व्यवसाय को किया जा रहा है, उस स्थान का उल्लेख रहेगा। साथ ही साथ ये भी उल्लेख रहेगा कि उस साझेदारी व्यवसाय का कोई अन्य ब्रांच है क्या, तो अगर कोई अन्य ब्रांच रहेगी, अन्य शाखा रहेगी, तो उसका भी उल्लेख इसमें रहेगा। नंबर 3 में बोला गया है द नेम ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, यानी कि द नेम ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, इस तरह की व्यवसाय जो है, ये जो व्यवसाय है कहीं अन्य स्थान पे भी की जाती है क्या, उस स्थान का भी यहाँ पे हम लोग उल्लेख करेंगे इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, साझेदारी व्यवसाय में कौन से साझेदार ने कब कब उसमें ज्वाइन किया है, कब कब उसमें वो एडमिशन लिया है, कब कब उसमें शामिल हुआ है, तो किस तारीख को शामिल हुआ है, किस डेट को शामिल हुआ है, उसमें उन सारी बातों का भी उल्लेख किया जाएगा। हर एक साझेदार का उल्लेख वहाँ पे किया जाएगा कि किस तारीख को वो शामिल हुआ है उस साझेदारी व्यवसाय में। नेक्स्ट नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं द फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारी व्यवसाय में जितने भी साझेदार होंगे उनके पूरे नाम और साथ ही साथ नाम के साथ साथ वो किस स्थान पर रहते हैं उसके एड्रेस का भी उसमें उल्लेख रहेगा। नेक्स्ट
बोला गया है नंबर 6 में, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय लंबे समय के लिए चल सकती है या फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए चले। तो अगर उस व्यवसाय में पहले से ही तय की गई है कि साझेदारी व्यवसाय एक निश्चित समय तक चलेगी, तो वो निश्चित समय कितना का होगा? 10 साल का होगा, 5 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, कितने साल का होगा? तो जितने भी साल का होगा, जितने भी ईयर का होगा, वो ड्यूरेशन, वो अवधि का उल्लेख उसमें किया जाएगा। तो साझेदारी व्यवसाय में हम लोग इन सारी बातों का मुख्य रूप से उल्लेख रहते हैं। साझेदारी व्यवसाय में साथ ही साथ अगर कोई साझेदार का कोई अन्य सहायक साझेदार है तो उसका भी नाम और पता उसमें उल्लेखित किया जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये भी पैदा हो सकती है कि क्या सर, रजिस्ट्रेशन कराना किसी भी साझेदारी व्यवसाय का क्या कंपलसरी है क्या? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी ना होके बल्कि ये क्या है, ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। यानी कि साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण आप करा भी सकते हैं, पंजीकरण नहीं भी करा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में पंजीकरण हम लोग सेक्शन 69 के अंतर्गत कराते हैं। ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित जिन बातों का भी उल्लेख किया जाता है वो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 69 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो सेक्शन 69 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का पंजीकरण कराना कंपलसरी ना होके बल्कि क्या है, ऑप्शनल है। आप उसका पंजीकरण करा भी सकते हैं और पंजीकरण नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन अब जब जाहिर सी बात है कि जब इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण कराया भी जा सकता है और नहीं भी कराया जा सकता है, तो बेवजह हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि साझेदारी व्यवसाय में अगर साझेदारी व्यवसाय को पंजीकृत कराया जाए, रजिस्टर्ड कराया जाए, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सबसे फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय है और हर एक साझेदार में अलग अलग तरह की स्किल है, टैलेंट है, अलग अलग तरह के साझेदार अलग अलग मात्रा में पूंजी को लगाए हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में डीड किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डीड मौजूद नहीं होता है या डीड मौजूद होने के बावजूद भी आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, आपस में साझेदार झगड़ने लगते हैं या अन्य तरह की बातों का, अन्य चीज़ों का डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, जो कि पहले उन्होंने डिमांड नहीं की थी और अब क्या करते हैं, डिमांड करने लगते हैं। तो ऐसे तरह की समस्याएं आती हैं। तो जब इस तरह की समस्या आएगी तो जाहिर सी बात है कि हम अपने, हो सकता है कि फर्म साझेदारों के खिलाफ केस कर दे या साझेदार फर्म के खिलाफ केस कर दे या एक साझेदार किसी अन्य पक्षकार के प्रति केस करे। तो ऐसी तरह की स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि अगर साझेदारी व्यवसाय में हम लोग देखेंगे कि साझेदारी व्यवसाय में अगर उसका पंजीकरण हुआ रहेगा तो कोई भी साझेदार अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है न्याय पाने के लिए। तो इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया जाए तो इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय को रजिस्टर्ड अगर ना कराया जाए तो इससे हमारी क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नो पार्टनर कैन ब्रिंग एज सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म और हिज को ऑनर्स। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में हर एक साझेदार अपने आप में स्वामी होता है। तो एक साझेदार दूसरे साझेदार का क्या हो गया, को ऑनर्स हो गया, सहायक मालिक हो गया। ठीक है। तो सारे एक दूसरे क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। तो कोई भी साझेदार किसी भी अन्य साझेदार के प्रति केस दर्ज नहीं करा सकता है। ठीक है, सूट नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी कि किसी भी कोई भी साझेदार अपने सहायक साझेदार यानी को ऑनर के प्रति
केस दर्ज नहीं करा सकता है अगर उस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। नंबर 2 में दिया गया द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइक मैटर्स। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है कि फर्म क्या करेगा, किसी अन्य पक्षकार, ठीक है, किसी अन्य पक्षकार के प्रति भी दावा नहीं कर सकता है, न्यायालय में नहीं जा सकता है। इसलिए न्यायालय में नहीं जा सकता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं हुआ है, तो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी तरह की स्थिति में अगर मान लीजिए कि फर्म ने किसी अन्य पार्टी, किसी अन्य पक्षकार के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर भंग होती है, ब्रेच यानी कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का भंग हो जाना, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर भंग हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में फर्म किसी भी अन्य पक्षकार के खिलाफ किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट में वो केस दर्ज। देखते हैं साझेदारी व्यवसाय में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी हम साझेदारी व्यवसाय के किसी भी अकाउंट को बनाते हैं और मुख्य रूप से बात कर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट जब करना पड़ता है तो बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आने लगती हैं, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर द फ्लोइंग्स। सबसे पहले तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते समय सभी छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए, इन निम्नलिखित कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड सम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, तो कोई भी साझेदार अगर पैसा निकालता है, ड्रॉज करता है, मनी विड्रॉ करता है, अ फिक्स्ड सम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर एक महीने के शुरू में निकालता है, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने तक निकालता है। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन 6.5 मंथ्स एट एन एग्रीड रेट पर एनम। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है कि कोई भी साझेदार अगर महीने के शुरू में ही निकालता है पैसा और वो काम 12 महीने तक चलता है, जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में भी पैसा निकालता है महीने के शुरू में, जैसे कि 1 तारीख हो सकता है, 2 तारीख हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है जनवरी में, ठीक है, तो बिगिनिंग में ही शुरू हो रहा है और फिर वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से करते हुए वो दिसंबर तक पैसा थोड़ी थोड़ी रकम करके निकालता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि वो 500 रुपया करके निकाला है, ठीक है, हर महीने में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिक्स्ड सम मतलब एक निश्चित राशि, जैसे कि मान लीजिए कि फिक्स्ड सम वो क्या है, 500 रुपया है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में ही, ठीक है, तो हर महीने के शुरू में जब 500 रुपया निकालता है और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, 12 महीने तक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 12 महीने यानी कि 12 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 12 महीने से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा। तो क्या बोला गया कि 12 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग, ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स पे यानी कि टोटल ड्राइंग्स यानी कि हर महीने में जब 500 रुपया निकालता है तो 12 महीने तक कितना निकालेगा, तो 6000, 12×5 = 60 यानी कि 6000 रुपया वो निकाल लेगा। तो 6000 रुपये पे विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 6.5 मंथ्स एट एन एग्रीड रेट पर एनम। यहाँ पे कहने से मतलब क्या है, तो एग्रीड रेट पर एनम कहने से यहाँ पे मतलब है कि आपको एक रेट दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, जैसे कि 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, 10% हो सकता है, तो जो भी रेट दिया रहे वो फिक्स्ड रेट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना वो रेट बोला रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि 5% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 5/100 कर लेंगे और साथ ही साथ टोटल यहाँ पे जो हुआ, टोटल को हम लोग 5% पे निकालेंगे, लेकिन क्या बोला गया है कि विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 6.5 मंथ्स, ठीक है, वो क्या होगा 6.5 मंथ पे उसको एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 500 रुपये जो हर महीने के शुरू में निकाल रहा है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 12 महीने तक निकाल रहा है। उसके बाद जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको बैठाएंगे और इनटू कर देंगे उसमें एवरेज 6.5 मंथ से, तो 6.5 / 12 मंथ्स,
ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको बोला रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि कोई भी साझेदार हर महीने के शुरू में निकालता है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल दे या फिर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल दे या फिर बोल दे कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऐसे बोल दे, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर दूसरा देखा जाए तो नंबर 2 में बोला गया है कि व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑफ टोटल ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन 5.5 मंथ्स एट एन एग्रीड रेट पर एनम। तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट को देखेंगे। यहाँ पे ट्रीटमेंट देखा जाएगा कि कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी साझेदार अगर हर महीने के एंड में पैसा निकालता है, यानी कि एक फिक्स्ड सम, एक फिक्स्ड निश्चित राशि हर महीने के लास्ट में निकालता है, एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में निकालता है। ठीक है, कितना महीने तक, तो 12 महीने तक। जैसे कि पहले वाले में हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे कि अगर हर महीने के लास्ट में पैसा निकालता है, जैसे जनवरी के लास्ट महीने में निकालता है, फरवरी के लास्ट महीने में निकालता है, इसी तरह से वो करते करते वो दिसंबर तक क्या करता है, पैसा निकालता रहता है। तो 12 महीने तक निकालेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग एक राशि यहाँ पे भी ले, तो मान लीजिए 500 रुपया ही ले लेते हैं। तो 500 रुपया अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो 500 हर महीने का एंड में निकालता है, तो 500 इंटू 12 महीने तक निकालता है, इसलिए 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स करेंगे इंटू जो रेट दिया रहेगा, मान लेते हैं कि 5% दिया है तो 5/100। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी साझेदार अगर किसी भी माने महीने के, हर एक महीने के अगर एंड में निकालता है तो उसका एवरेज रेट क्या होगा महीने का, तो 5.5 मंथ्स होगा। तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोल दे, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हर महीने के एंड में बोलता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या फिर ऐसे बोल दे कि द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नंबर तीसरा क्या बोला गया है, नंबर तीसरे में बोला गया है कि व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड सम एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स एट द एग्रीड रेट पर एनम। जैसे कि अगर बोल दे कि कोई भी साझेदार एक फिक्स्ड सम, ठीक है, एक फिक्स्ड सम मतलब कि एक निश्चित राशि निकालता है, फिक्स्ड सम निकालता है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर एक महीने के मध्य में। ठीक है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ जब भी बोले तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पे कितना पे निकालेंगे, तो 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 500 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 500 रुपया, अब 500 रुपया दिया हुआ है, तो 500 रुपया अगर करके बोला हुआ है, तो हम लोग अगर वो बोलता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे बोल देगा कि 12 महीने तक निकाल रहा है। यहाँ पे जनरली क्या बोला हुआ है कि कोई भी साझेदार अगर महीने के बीच में निकालता है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग 6 महीने पे यानी कि 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि आपको पूरा का पूरा टोटल बैलेंस, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल बैलेंस दे दिया रहता है, टोटल अमाउंट दे दिया रहता है। ऐसा नहीं बोलता है कि 12 महीने तक निकालेगा, तो टोटल अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है। मान लो कि यहाँ पे 5,000 रुपये दे दिया है, तो 5,000 रुपये दे दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा बोला हुआ है कि 8%, तो 8/100 कर लेंगे। और यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ बोला हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। तो ठीक है, 6 महीना पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट आगे की तरफ दिया हुआ है नंबर 4थे पॉइंट में, व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर गिवन एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट एन एग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है कि साझेदारी व्यवसाय में जब भी ड्रॉ किया जाता है, पैसा विड्रॉ किया जाता है, तो समय दे दिया रहता है कि किस तारीख को पैसा विड्रॉ किया गया है। तो जब भी ऐसे तरह से दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो समय दिया रहेगा उस समय के आधार पे महीना कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है मार्च में, मार्च का तारीख दिया हुआ है,
तो मार्च में 15 मार्च दिया हुआ है, ठीक है, या फिर मार्च का जो है शुरू का महीना दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मार्च से समय लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 मार्च को पैसा निकाला हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई, तो मार्च से लेके आपका दिसंबर तक जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है, वहाँ तक आप लेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए वहाँ पे भी आपका क्या होता है कि मार्च से लेके अगर दिसंबर तक का पीरियड अगर कैलकुलेट करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 10 मंथ्स हो जाता है, ठीक है। तो 10 मंथ्स पे हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको एक फिक्स्ड रकम दिया रहेगा, मान लीजिए कि 3000 रुपया दिया हुआ है, तो 3000 इंटू कोई भी रेट 10/100 इंटू 10/12, इस तरह से करके हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। तो नंबर 5 देखते हैं, क्या बोला गया है, व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट एन एग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। यहाँ पे दिया गया है कि जब भी अगर ड्रॉ किया जाए, यानी कोई भी साझेदार अगर मनी विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, द डेट्स ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, यानी कि कब पैसा निकाला गया है उसका समय पीरियड नहीं दिया गया है, डेट नहीं दिया गया है। एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एन एग्रीड रेट, और जो रेट दिया हुआ है ऑलरेडी उसमें रेट दे दिया है, आपको रेट दे दिया और उसमें पर एनम शब्द भी लगा हुआ है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में समय पीरियड यानी कि एवरेज हम लोग देखेंगे कि 6 महीना पे निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल सम दे दिया है कि कितना विड्रॉ किया गया है, तो मान लीजिए कि कोई साझेदार ने 4000 रुपये करके निकाला है, तो 4000 रुपये उसने टोटल ड्राइंग किया है साल भर में, तो 4000 इंटू कोई रेट दिया हुआ है, मान लीजिए 12% दिया हुआ है, तो 12/100, ठीक है, 12/100 कर लेंगे इंटू, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, एवरेज यानी कि 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/12 मंथ्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि व्हेन द रेट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, यानी कि रेट दिया हुआ है लेकिन पर एनम शब्द उसमें नहीं लगा हुआ है। जैसे कोई भी रेट दिया रहता है 5%, 6%, 7%, 8%, कुछ भी रेट दिया रहता है, तो उसमें पर एनम शब्द लगा रहता है, यानी कि साल में। लेकिन अगर पर एनम शब्द नहीं लगा हुआ है, कोई रेट दिया हुआ है और पर एनम शब्द नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बिना समय का अध्ययन किए, यानी कि समय को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम फैक्टर की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। तो व्हेन द रेट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर वहाँ पे मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है कि 7000 रुपये निकाला गया है साल भर में, तो 7000 रुपये अगर निकाला गया है तो 7000 इंटू कोई भी रेट दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5% दिया हुआ है, तो 5/100 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 महीना, 5.5 मंथ्स या 6.5 मंथ्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पर एनम शब्द नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब हम लोग सम को बनाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और हम लोग जैसे कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप डीड की तो हम लोग मौजूदगी की बात कर रहे थे कि अगर साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप डीड मौजूद रहेगा तब कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय में, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड अगर मौजूद नहीं है तो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में भी जानेंगे। इन द अब्सेंस और अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है अगर वो मौजूद नहीं रहे तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि कोई भी साझेदार अगर सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है, या लोन अगर उसने फर्म को दिया हुआ है तो लोन पे अगर किसी एक्स्ट्रा
रेट की अनुमान करता है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी तरह से उसको नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है तो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6%, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये मुख्य रूप से आपको जानने की आवश्यकता थी। दोस्तों साथ ही साथ आप हमेशा हमारे साथ राइन एकेडमी के साथ बने रहें ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न तरह के टॉपिक्स नए नए लाता रहूं और अकाउंटिंग के छोटी से छोटी पॉइंट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकूं ताकि आपको अकाउंटेंसी में किसी भी तरह की समस्या ना हो, अकाउंटिंग से संबंधित किसी भी तरह के समस्या ना हो। तो हमारे साथ बने रहें राइन एकेडमी पे। धन्यवाद।